हालांकि ऐसा वाक्य उसके साथ सामान्यतः वर्ष में कई बार होता था, क्योंकि उसकी कभी भी जरूरत पड़ जाती थी। लेकिन ना जाने क्यों आज उस बुढ़िया के शरीर में सिरन दौड़ गई थी। इसको मौसम और माहौल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कुछ क्षण के लिए सब शांत था, केवल टप टप और झिंगुरों की आवाज के अलावा। बुढ़िया ने एक लंबी सांस ली और हल्की सी आवाज दी, कौन है? अम्मा, हम हैं, रामकिशन की घरवाली। बाहर से आवाज आई, जो किसी परिचित औरत की आवाज थी। बुढ़िया ने कपकपाते हुए एक हाथ में लालटेन लेकर दरवाजा खोल दिया। चरचराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुलने पर बुढ़िया को सामने लालटेन की रोशनी में एक औरत दिखी, लेकिन वो साफ नजर नहीं आ रही थी। बुढ़िया ने लालटेन को और ऊपर लगभग उस औरत के मुंह के सामने लाकर उसे देखने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह उस औरत के चेहरे को देखने में असफल रही, क्योंकि उस औरत ने अपने चेहरे को नाक तक अपनी साड़ी से ढका रखा था। उसके आधे खुले हुए चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक चमक थी और उसके होठों पर भी एक मुस्कान थी जो काफी अजीब थी। बुढ़िया की आंखें भी उसके प्रभाव से चमक उठी, जैसे मानो वो बूढ़ी औरत कुछ क्षण के लिए सब डर भूलने के साथ खुद को भी भूल गई हो, जैसे कि उस औरत ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। बोलो बहू, क्या हुआ है? इतनी रात को सब ठीक है ना? बुढ़िया ने उत्सुकता से पूछा। अरे अम्मा, मेरी जेठानी का बच्चा नहीं हो रहा है। शायद बच्चा उल्टा हो गया है। उनके दर्द भी असहनीय हो रहा है। आप जल्दी चलिए, वो बहुत घबरा रही हैं। उस औरत ने घबराते हुए कहा। लेकिन बहू, इतनी रात को और ऐसे मौसम में मैं बूढ़ी कैसे जाऊंगी? आंखों से भी कम दिखता है, रास्ते में भी पानी भर के है। बुढ़िया ने अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए कहा। अरे अम्मा, चलिए ना, मैं हूं ना। आप मेरे पीछे पीछे चलिए आना। आप ही उनकी जान बचा सकती हैं, नहीं तो वो मर जाए। जो औरत उसके साथ थी वो भी प्रसूता के पास खड़ी उस जैसी औरतों के पास जा खड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि सबके चेहरे अभी भी ढके हुए थे और सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बुढ़िया ने सामने देखा कि एक चारपाई पर एक औरत पड़ी है जो प्रसूता थी। उसको चार औरतों ने घेर रखा था। वह प्रसूता प्रसव पीड़ा से चीखे जा रही थी। वहां पर एक मशाल जल रही थी।
चारों तरफ घास और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। बुढ़िया को अजीब सा लगा, लेकिन प्रसूता की पीड़ा देखकर उससे रहा ना गया और तुरंत वह उसके पास जा पहुंची। सभी औरतें एक तरफ हो गईं। उसने देखा कि उस प्रसूता औरत की हालत पीड़ा से वास्तव में नाजुक हो गई थी। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे ठीक होने का आश्वासन दिया। बुढ़िया ने उपचार चालू कर दिया। यहाँ पर हैरानी की बात एक और हुई कि बुढ़िया पास में खड़ी औरतों से जो भी मांगती वो उसे तुरंत देती, मगर देखो तो कोई भी औरत हिलती नहीं। मतलब कि कोई भी औरत अपनी जगह से हिली भी नहीं थी और वो सामान लाके तुरंत दे रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर वो चीज रखी होती थी। कोई भी चीज वहां पर रखी नहीं थी, केवल घास और सूखे पत्तों के अलावा। लेकिन बुढ़िया ने अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद वह खंडर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बुढ़िया भी काफी खुश थी। जैसे ही वो बुढ़िया बच्चे को उनको सौंप कर अपने घर को चल दी तो एक औरत बोली, अम्मा, आपने जो किया उसका उपहार स्वरूप ये अनाज और कुछ पैसे ले जाइए। हम सब आपके इस उपकार के लिए हमेशा एहसानमंद रहेंगे। हम जानते हैं कि ये सब काफ़ी नहीं है, लेकिन हम यही दे सकते हैं। औरत के हाथों में एक बड़े से थाल में गेहूं भरे हुए थे। और वो कई महीने तक बीमार रही। दरअसल वहाँ किसी प्रसूता औरत की आत्मा रहती थी, जिसकी मौत उसके पेट में बच्चे की मौत होने पर चीख चीख कर हो गई थी। इसलिए कई लोगों को आज भी उस खंडर में किसी औरत के चीखने और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये घटना एकदम सत्य घटना पर आधारित थी। ये गांव आज भी मध्य प्रदेश के भिंडे जिले में है, जो कई भूतिया रहस्य को अपने आप में समेटे हुए है। माँ, कुछ दो खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। सुनते हो जी, बच्चे सुबह से भूख से तड़प रहे हैं और आप हो कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हो।
सभी शांत मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। सामने कुछ दूरी पर दो अनजान व्यक्ति बंदूक से लैस खड़े थे। दरअसल ये उसी जमींदार के लोग थे। दोनों भाई ने सावधानीपूर्वक सभी को सचेत किया और बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठाकर छुपा दिया। सभी शांत होकर झाड़ियों के पीछे छुपकर उन व्यक्तियों के जाने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक लड़की चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर उन लोगों ने झाड़ियों की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जवाब में उन दोनों भाइयों ने भी फायर कर दिया। झाड़ियों में छिपे होने के कारण जमींदार के लोग उन पर सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों ने दोनों ही वारों में उन्हें ढेर कर दिया। भाई, जल्दी से यहां से भागो, नहीं तो गोली की आवाज सुनकर जमींदार के और लोग आ जाएंगे। जब लड़की के पास गए और उसके चीखने का कारण जानने के लिए उससे पूछा, तो पता चला कि उसे सांप ने काट लिया है। उसकी माँ ने उसे उठाया और भागने लगी। पीछे देखा तो कई लोग हाथों में मशाल लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। सभी गांव के ऊबड़ खाबड़ कच्चे और कटीली झाड़ियों से भरे रास्ते पे दौड़ रहे थे। अब तो जमींदार के लोग भी उनका पीछा करने लगे थे। उस परिवार के सदस्य पीछे देखते हुए भागे जा रहे थे और में था। वो राजू का पीछा करते हुए चढ़ रहा था जिससे उसे गिराया जा सके। सभी घबराए हुए थे। बड़ा भाई रमेश चिल्लाए जा रहा था। 2-3 फुट का फासला रह गया था। रमेश ने झुककर अपना हाथ राजू की सहायता के लिए बढ़ाया। जैसे ही राजू का हाथ रमेश के हाथ में आया तो सहसा एक झटका लगा और राजू का हाथ रमेश से छूट गया और राजू चीख के साथ नीचे आ गया। इधर रमेश इस हाथ से सिहर उठा। वह भी धक्के से चट्टान पर गिर गया और रोने लगा। रमेश अपने हाथ सर से लगाकर सिसक कर रो रहा था। सहसा नीचे से एक आवाज आई जिसने सभी को विस्मय में डाल दिया। वह आवाज छोटे भाई की थी। भाई, मैं ठीक हूं, मैं जल्दी ही ऊपर आ रहा हूं। हाँ 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 हाँ, जल्दी कर छोटे। ऊपर आने पर बड़े भाई ने कारण पूछा तो पता चला कि उस भूत के धक्के के बाद वो भूत गायब हो गया था, मगर छोटे भाई नीचे गिरते हुए चट्टान के नुकीले सिरे पर अटक गया था जिससे वो बच गया था। भाई, हम सब तो यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि अब इस जंगल के शैतानों को हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। हाँ छोटे, चल। सभी वहाँ से निकलने लगे तो देखा कि छोटी बच्ची का शरीर निढाल हो गया था
और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी क्योंकि सांप का विष अपना काम कर चुका था। उसकी माँ उसको गले लगाकर रोए लगी थी। तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे वह मुड़कर देखा तो सांत्वना भरी नजरें उसको आगे बढ़ाने के लिए संकेत कर रही थी। सभी के चेहरे पर दुख के साथ एक डर भी था। उसी क्षण सभी को उस जंगल में एक अजीब प्रकार की हंसी और खनकती बेड़ियों की आवाज ने सभी को भयग्रस्त कर दिया। भागो, वो वापस लौट आया है। कौन लौट आया है पिताजी? वही जिसका मुझे डर था। जो लोग कहते थे वो सच होने वाला है। इस जंगल में एक शापित पेत रहता है जो किसी शाप के कारण बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस जंगल के नियम अनुसार जिस किसी इंसान की मौत किसी भी तरह से हो जाती है तो उस जंगल का प्रेत आजाद होने लगता है। और अगर किसी भी इंसान ने जीते जी इसे पार कर गया तो ये प्रेत फिर से बेड़ियों में जकड़कर कब्र में दफन हो जाएगा। को फोड़कर नीचे फेंक दिया। राजू डर से तड़पने लगा और इधर उधर भागने लगा और कुछ क्षण बाद उसने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी एक दूसरे को आवाज देकर बुला रहे थे। सभी भटक चुके थे। तभी औरत जिसका नाम रानी था उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसका बेटा रो रहा है। वो उसी आवाज की दिशा में बढ़ गई। जैसे ही वो आवाज के पास पहुंची तो देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची बैठी है जो अपने सर को घुटनों से छिपाए रो रही है। रानी ने उसे पुकारा तो वो शांत हो गई और जब उस औरत ने गौर किया तो पता चला कि वह उसकी अपनी बेटी है जो कुछ देर पहले मर चुकी थी। बेटी को जिंदा देखकर रानी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसे गले लगा लिया। तभी रानी ने महसूस किया कि उसकी बेटी के कोमल हाथ कठोर और उसकी सिसकियां एक भयंकर
तभी रमेश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी उस प्रेत के सर में दे मारी। तो वो उसके चंगुल से मुक्त हो जाता है और बेटे से वहां से भाग जाने को कहता है। लेकिन बेटा अपने बाप को मौत के मुंह में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जा मेरे बेटे, जा। अगर तुम मुझे और खुद को जिंदा देखना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। अगर अपनी बहन, चाचा और माँ की जान का बदला लेना चाहता है तो भाग जा और इस जंगल की सीमा को पार करके इस शैतान को सजा दे। यही एक तरीका है, वरना ये शैतान हम सबको मार देगा। और तभी वह शैतान रमेश को पैर पकड़कर जंगल में ले जाने लगा। रमेश का लड़का फूट फूट के रोता हुआ उसके पीछे जाने लगा, लेकिन रमेश ने उसे अपनी कसम देकर उसे वापस कर दिया सीमा पार करने के लिए। वो लड़का रोता हुआ एक नज़र अपने बाप को देखा, जिसे वो शैतान घसीटता हुआ ले जा रहा था। उसने दूसरी ओर मुंह करके आंसू पहुंचे और दौड़ पड़ा सीमा की ओर। कुछ क्षण बाद उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उस जंगल की सीमा दिख रही थी। उसने दौड़ना तेज किया और आखिरकार उसने छलांग लगाकर उस जंगल की सीमा पार कर ली। मगर ये क्या, उसे एक भयंकर चीख सुनाई दी। वो लड़का बेसुध होकर आधे मुंह गिर गया और बेहोश हो गया।
तरीके से व्यवहार कर रही थी। राकी ने उस व्यक्ति से उसकी पत्नी के व्यवहार के बारे में पूछताछ करी तो उसने कहा कि वह बहुत ही एग्रेसिव और गुस्से में थी और वह उसे अपने पास नहीं आने दे रही थी। उसके लिए उसकी पत्नी का इस तरह का व्यवहार करना काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। इसलिए उसने उसे ओझा के पास लाने का फैसला करा। ओझा ने महिला के ऊपर कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर दिया और ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि उस महिला में वास्तव में जिन का साया है या फिर वो खुद पर सिर्फ जिन होने का दिखावा कर रही है। इस पेशन के दौरान राकी ने पाया कि वास्तव में महिला आत्मा से ग्रस्त थी। उसने जिनसे पूछा कि उसने महिला के शरीर में प्रवेश क्यों किया और क्या उसे वहां रहने का कोई अधिकार है। तब जिन ने राकी को बताया कि वह बांग्लादेश का मुस्लिम जिन है। उसने हज करने के लिए सऊदी अरब जाने का फैसला किया और वहां पहुंचने के लिए उसने ढाका शहर में एक तीर्थयात्री के शरीर में प्रवेश किया। उस जिन ने बांग्लादेशी तीर्थयात्री के साथ यात्रा की और मक्का पहुंचकर उस हज यात्री के शरीर से विदा हो गया। आगे वह बताता है कि जब वह मक्का की गलियों में घूम रहा था तो उसने अपने पति के साथ एक खूबसूरत महिला को देखा। उसने उस दंपत्ति का उनके आवास तक पीछा किया और उनके साथ घर में प्रवेश किया। जब उस आदमी की पत्नी अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी तो बेडरूम में उस महिला को देखकर जिन वासना से अभिभूत हो जाता है, वह उसके शरीर में प्रवेश करके खुद को उस महिला के साथ जोड़ लेता है। उससे उस महिला से प्यार हो जाता है और वह उस महिला को अपनी पत्नी के रूप में मान लेता है। फिर हज यात्रा के दौरान वह जिन उस महिला को उसके शौहर से दूर रखने का संभव प्रयास करता है। हज पूरा करने के बाद वह आदमी अपनी पुजेसी पत्नी को लेकर मिस्र लौट आते हैं, जहां पर वह अपनी पत्नी को ओझा के पास लाता है। अंत में ओझा उस जिन को महिला के शरीर से बाहर निकालने और बांग्लादेश लौटने के लिए मना लेता है। जिन चला जाता है और महिला अपनी नॉर्मल स्थिति में लौट आती है। ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि पाकिस्तान के एक मुस्लिम शख्स के साथ घटी थी। एक दिन सुबह जब वह तो उसका दोस्त गायब हो गया था। उसके बाद उसे बहुत तेज बुखार आ गया
जिससे उसे ठीक होने में कई दिनों का समय लगा। वो आज तक नहीं पहचान पाया कि वो शख्स था कौन। एक आदमी बताता है कि जब वह अपने घर के पास मस्जिद में तहज्जुद की नमाज अदा करने गया था, जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसने मस्जिद के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि उसकी तरह कोई और प्रार्थना करने के लिए आया होगा। तभी उसके बगल में कोई प्रार्थना करने आया। उसने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। प्रार्थना के बाद जब वह शख्स अपने घर जाने लगा, जब उसने बाहर जाकर देखा तो वह सन्न रह गया, क्योंकि बाहर केवल एक आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उसी की थी वो बिल्कुल सच्ची है। तो अंदर दूसरा शख्स कौन था? रोहित अपने परिवार के साथ वह जल्दी से सूरत शहर के उतना विस्तार में रहता देखा कि वहाँ कोई नहीं था। कई अलग अलग काम करने के बाद था उसने ठान लिया कि वो अब रिक्शा चलाएगा। उसके चाचा जी का लड़का राहुल पहले से रिक्शा चलाता था। राहुल ने उसे रिक्शे के बारे में सारी जानकारियां दी और वो दोनों रात में उधना रेलवे स्टेशन पर से सवारियां लेकर जाते। सर्दी का मौसम चल रहा था। रोहित सिर्फ आसपास की जगह जाता, उसे दूर के विस्तार जगह के बारे में पता नहीं था। ट्रेन आने से पहले वो दोनों बाकी रिक्शा वालों के साथ चाय के मजे लेते। रोहित को अब रिक्शा चलाने में मजा आने लगा था। अरे राहुल भाई, इस काम में तो पैसा काफी अच्छा मिलता है यार। हाँ रोहित भाई, इसमें दिन से ज्यादा रात में पैसे मिलते हैं, इसलिए देखो स्टेशन पर रिक्शे रिक्शे नजर आएंगे। सही कहा यार, मस्त 5-6 घंटे रात में आओ और 2-3 दिन की कमाई करके वापस चले जाओ। साला दिन में तो पूरे दिन रिक्शा चलाने पर भी इतने पैसे नहीं मिलते। हाँ भाई, पर तुझे अब दूर के रास्तों पर भी जाना चाहिए, इसके लिए पैसेंजर तुझे ज़्यादा पैसे देंगे। बस उनसे रास्ते पूछ लिया कर और रिक्शा आगे बढ़ाया कर, तभी तो सारे विस्तार को अच्छे से पहचान पाएगा। ठीक है राहुल भाई, मैं कोशिश करूंगा। 2 दिन बाद रात को राहुल दूर की सवारियां लिए हुए स्टेशन से चला गया। कुछ ही देर में रोहित के पास भी कुछ सवारियां आईं। उन्हें दूर के विस्तार में जाना था और वो अच्छे खासे पैसे देने को तैयार थे। सागर ने सोचा कि मौका अच्छा है और उसने हाँ कर दी। उन लोगों को सचिन जीआईडीसी विस्तार में जाना था, जो सूरत का एक औद्योगिक विस्तार है। उन्हें उसके आगे जाना था। करीब 15 मिनट का रास्ता था। रोहित ने उन्हें रास्ता बताने को भी मनवा लिया। रिक्शा को पूरी भर के वो उन्हें ले जाने लगा। एक पैसेंजर ने पूछा, क्या भाई नए नए रिक्शा चलाने वाले लग रहे हो? जी साहब, आज पहली बार दूर की जगह लेके जा रहा हूँ। तभी पैसेंजर ने कहा, अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पर एक बात ज़रूर याद रखना, थोड़ी देर में एक पुल आएगा, वहाँ पर रिक्शा ज़ोरों से चलाना, पुल के नीचे से। रोहित ये सुनकर हैरान हो गया। उसने बोला, क्यों भाई, कोई बात है क्या? पैसेंजर एक दूसरे के मुंह को देखने लगे और नाव में सर हिलाने लगे। नहीं, कोई बात नहीं है, वो चोर वगैरह होते हैं ना ऐसे दूर के रास्तों में, इसलिए। और तुम्हें तो पता ही है कि जहाँ हमें जाना है वो शहर से थोड़ा दूर है, और वैसे भी पुल के नीचे बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए। वो पैसेंजर कुछ बात छुपा रहा था, उसकी बातों से ही लग रहा था, और वो बार बार बहाने पे बहाने बनाए जा रहा था। फिर भी रोहित ने बोला, अच्छा ठीक है। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। जैसा कि उसने बताया था, नीचे काफ़ी अंधेरा था। आसपास की दूरी में घनी घनी झाड़ियाँ भी नजर आ रही थीं। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उनके अलावा किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। रोहित ने उनके कहे मुताबिक रिक्शे की स्पीड बढ़ाई और जल्दी से पुल के नीचे से निकला। थोड़ी देर बाद सब सवारियों की मंजिल आ गई। रोहित को अच्छे पैसे मिले, वो काफ़ी खुश था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सुनो भाई, वापस जा रहे हो तो पुल के नीचे या आसपास रिक्शा मत रोकना, पूरी रफ्तार से निकल जाना, चाहे कोई भी नज़र आए या फिर कुछ भी तुम्हें सुनाई दे,
पीछे मुड़कर मत देखना। रोहित ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसे यही लगा कि ये चोरों की बात कर रहे होंगे और कहा, ठीक है भाई, मैं पूरी रफ्तार से जाऊंगा। वो होता नहीं है कि ज़्यादा पैसे मिलने की खुशी में इंसान भटक जाता है अपने रास्ते से, मतलब कि उसे कुछ दिखता ही नहीं पैसे मिलने की खुशी में। रोहित का इस समय यही हाल था। वो वापस रेलवे स्टेशन आने निकला। वहां से करीब रात के 2 बजने वाले थे। उसने रिक्शे की स्पीड बढ़ा दी और स्पीकर में जोरों से गाने चलाने लगा। बाहर ठंड और कोहरा भी छाया हुआ था। आसपास घना अंधेरा और आसपास की झाड़ियों से आती हुई रात कीड़ों की भयानक आवाजें। वो पुल अब फिर से पास आ रहा था। रोहित गाने सुनने में मस्त था। अब उसकी अच्छी कमाई जो हुई थी, अब उसे एक नए रास्ते की पहचान हो गई थी, जहाँ की सवारियों को अब वो रोज लेके आ सकता था। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही रिक्शा पुल के नीचे पहुंची, वैसे ही उसे अंधेरे में एक हाथ नजर आया जो उसे रिक्शा रोकने को कह रहा था। रोहित ने बिना कुछ सोचे रिक्शा उस हाथ की तरफ मोड़कर रिक्शा रोक दी। उसने ठीक से बाहर देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। रोहित को काफी अजीब लगा कि इतने सुनसान विस्तार में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, पर उसने सिर्फ ये पूछा, हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? जी मुझे उधना रेलवे स्टेशन जाना है, उस लड़की ने काफी धीरे से बोला। रोहित ने सोचा कि अकेली सवारी है, लूं या ना लूं। तभी वो लड़की बोली, जी 300 रुपये दूंगी, मुझे अकेले ही जाना है। रोहित ने सोचा, अरे वाह, 300 रुपये दे रही है, वो भी उधना स्टेशन जाने के। पर फिर उसे उस पैसेंजर की बात याद आई, चोर वाली। उसे लगा ये लड़की चोर ना हो जो आगे जाकर मुझे ठग ले, या इसके कोई साथी आगे हो। वो सोच में पड़ गया, क्या हुआ, ले जाना है या नहीं? चलिए ठीक है, 400 दे दूंगी। रोहित ये सुनकर खुश हो गया कि आज नसीब जोरों पर है। काफी पैसों की बरसात सी हो रही है। वो कुछ कहता कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसके चाचा के लड़के राहुल का था। अरे कहाँ है रे तू? कब से स्टेशन पर तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ, चाय पीते हैं साथ में। अरे भाई, आज दूर के विस्तार आया था सवारियां लेकर, अच्छे पैसे मिले हैं। अभी एक और अकेली सवारी मिली है, अच्छे पैसे देने वाली है। अच्छा, वैसे तू है कहाँ? अरे यार, एड्रेस क्या था? हाँ, सचिन GIDC विस्तार में आया था मैं। ये सुनते ही राहुल सन हो गया। अभी तू कहाँ है? अरे यार, एक पुल के नीचे हूँ, यहाँ एक लड़की मिली है, तुझे पता है 400 रुपये दे रही है उधना रेलवे स्टेशन के, उसको अब बैठा लूं या नहीं? बाहर वो लड़की अब भी अंधेरे में खड़ी रोहित के हाँ का इंतजार कर रही थी। तभी राहुल ने बोला, रोहित सुन मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल भी रिक्शा के नीचे अपना पैर मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, क्या हुआ राहुल? और तू ऐसे क्यों बोल रहा है? जितना बोल रहा हूं उतना कर। अब किसी भी तरह उसके पैर देख ले, पर हाँ, उसको पता ना चले इस तरीके से, ठीक है? रोहित को राहुल की बात अजीब लगी, पर उसने किसी तरह अपने मोबाइल को नीचे गिराया और नीचे झुक के उस लड़की के पैर देखे तो वो डर के मारे अंदर तक कांपने लगा। उसे ठंड में भी पसीना आने लगा। उस लड़की के पैर उल्टे थे। उसने फिर फोन किया, भाई भाई ये तो। रोहित कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, किसी भी तरह वहां से निकल जा, वरना तेरी जिंदगी आज खत्म है, ये पक्का है। रोहित ने खुद को संभाला और उस लड़की से कहा, मैडम मैं रिक्शा थोड़ा आगे लेता हूँ, आप चल के आइए। ठीक है जी, लड़की ने ठीक है कहा। उसके बाद जैसे ही
रोहित ने रिक्शा स्टार्ट की। वैसे ही पूरी स्पीड से वहां से रवाना हो गया। उसने ना गड्ढे देखे ना रोड, सीधे जाकर उधना रेलवे स्टेशन पर ही रुका। राहुल उसके पास आया। रोहित अभी भी डरा हुआ था। राहुल ने उसे पानी पिलाया और शांत किया। अब रोहित ठीक था। भाई भाई वो तो कोई चुड़ैल थी। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फोन कर दिया, ना जाने तुम्हारा आज क्या होता। गलती मेरी भी है, मुझे पहले तुम्हें बता देना चाहिए था इसके बारे में, पर मुझे लगा था कि कहीं तो डर ना जाए। रोहित, जो अभी भी अधमरी हालत में था, उसने बोला। राहुल भाई, वो वहां कर क्या रही थी? मेरी सवारी ने भी ठीक से मुझे बताया नहीं कुछ। वो कोई चुड़ैल घूमती है क्या? तब राहुल ने उसे बताया। सालों पहले इसी रेलवे स्टेशन से एक रिक्शे वाला एक अकेली लड़की को छोड़ने वहां गया था। उसकी नीयत बिगड़ी और उसने लड़की के साथ गलत काम कर दिया उन्हीं सुनसान झाड़ियों में, और उस लड़की को मार डाला, वो भी बड़ी बेरहमी से। उस रिक्शे वाले को कानून ने सजा तो दे दी, पर उस वक्त वो लड़की चुड़ैल के रूप में वापस आ गई। सुंदर रूप धारण करके वो रिक्शे वालों से बदला लेती है, जैसे सारी जिंदगी बीमार रहा, और उसका बदला बहुत भयानक होता है, जैसे सारी जिंदगी बीमारी लगा देना या फिर 3-4 दिनों बाद उनकी मौत हो जाना। उसे रिक्शे में प्रवेश देने से वो आप पर हावी हो जाती है। अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं बिठाया। वहां जाने वाले रिक्शे वालों को यह घटना पता है, इसलिए वो जाते हैं तो रिक्शा कभी रोकते नहीं हैं। रोहित ने भगवान का शुक्रिया किया और ठान लिया कि अब कभी भी रात में उस तरफ नहीं जाएगा। कोई यकीन करे या ना करे, पर यह वही जान सकता है जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटी हों। आशा करता हूं कि आपको यह घटना अच्छी लगी होगी। ये कहानी हमें भेजी थी कीर्ति ने, तो आपका शुक्रिया। वो 4 दोस्त, करण, अमन, एडी और जिया, जब भी उन्हें ऑफिस से वीकेंड मिलता वो सभी निकल पड़ते भूतिया सुनसान जगहों पर घूमने। सुनसान जंगल हो या कोई भूतिया रोड, हाउस, हवेली, जिस भी जगह उन्हें पता चलता कि यहाँ भूतों का वास है, बस वो निकल पड़ते अपने कैमरे के साथ, ताकि वो लोगों को यकीन दिला सकें कि कोई भूत वगैरह नहीं होता। उन्होंने एक YouTube चैनल भी खोल रखा था, जिससे वो जिस जगह घूम कर आते उसका वीडियो डालकर लोगों को भूत, प्रेत या चुड़ैल की मनगढ़ंत जगहों और कहानियों की असली सच्चाई दिखाते। आज तक उन्होंने कई ऐसी भूतिया जगहों पर जाकर रात बिताई थी, पर अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भूतिया अनुभव नहीं हुआ। इस बार उन्होंने एक हॉन्टेड रास्ते के बारे में सुना, जो एक कच्चा रास्ता था। गंभीर गांव से लेकर नंदी गांव तक का वो रास्ता 60 किलोमीटर के जंगलों से होकर जाता था। गांव के लोगों ने उस कच्चे रास्ते से जाना बंद कर दिया था। कहते थे कि उस रास्ते पे जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। फिर क्या था, जब इन चारों को इस बात का पता लगा, ये लोग निकल पड़े। शनिवार की शाम वो सभी कार में गंभीर गांव पहुंचे। मोहन पान वाले से उन्होंने उस कच्चे रास्ते के बारे में पूछा। अमन ने गाड़ी में बैठे बैठे पूछा, अरे भाई सुनो, वो भूतिया कच्चा रास्ता गांव से किस ओर जाता है? मोहन ने बताया, भैया मरने की कोनो जल्दी है का? उस रास्ते का नाम भी मत लो, अशुभ माना जाता है वो रास्ता। तभी करण ने बोला, अरे हमने बस ऐसे ही पूछा, हम तो हाईवे से जाने वाले हैं। ये तो हमने किसी से सुना है कि कोई भूतिया रास्ता है, इसलिए आपसे पूछ लिया। जरा सबके लिए बढ़िया सा पान बना दो यार। करण ने सबको इशारा करते हुए एक आंख मारी। हाँ भैया, पान तो हमारा मशहूर है, इसीलिए तो हम खाने के लिए तैयार हैं। वैसे कहाँ है वो रास्ता? हाँ भैया बताते हैं। ये गांव से निकलने के बाद दाईं ओर पंचायत का ऑफिस है, उसके ठीक पीछे आगे जाने वाले रास्ते पर वो रास्ता लगता है, पर आप सीधे जाइएगा हाईवे से।
उन्होंने इधर उधर की बातें करी। रात तक वो गांव के आसपास ही घूमते रहे। रात होने पर गांव के राहगीरों का आना जाना बंद हो गया। बस फिर उन्होंने अपनी कार पंचायत ऑफिस के पीछे ले गए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। गांव वालों ने रास्ते के बीच में कुछ झाड़ियां रख दी थी और एक बोर्ड भी लगाया था, वार्निंग, आगे मत जाना। उन्होंने चुपके से वो झाड़ियां हटाई और अपनी कार उस रास्ते से आगे ले जाने लगे। रात की वो भयंकर शांति थी। रात कीड़ों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। करण कैमरे से आसपास की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। कार की हेडलाइट के अलावा सब कुछ अंधेरे के साम्राज्य में डूबा हुआ था। कार धीरे धीरे उस रास्ते से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक ही गाड़ी चला रहे अमन ने ब्रेक मारा। अचानक ब्रेक लगने से सबकी धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। उन्होंने हेडलाइट की रोशनी में देखा 2 सिर वाला काला अद्भुत सांप रास्ते के दूसरी ओर जा रहा था। एडी ने उसे अपनी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जिया जब तक शांत बैठी थी, उसने बोला, प्रकृति की यह अद्भुत भेंट आज हमने देख ली, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन उदास हो रहा है। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। तभी करण ने बोला, हाँ, ऐसा लग रहा है मानो हमें यहां नहीं आना चाहिए था। इस बात पे एडी ने कहा, तुम भी ना दोस्तों, यार हम भूतिया जगहों का पर्दाफाश करते हैं, तुम लोग तो खुद ही डरने लगे। अमन, गाड़ी आगे ले यार। जैसे ही अमन ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे ली, वैसे ही उसने जोर से ब्रेक मारी। सभी ने अमन की तरफ देखा। उसके पसीने छूट रहे थे। जिया ने बोला, क्या हुआ अमन, अब क्यों रोक दी गाड़ी? वो तुम लोगों ने देखा? अबे यार, क्या बात कर रहा है तू? हम तो हमारी बात कर रहे थे, हमने कुछ नहीं देखा। हुआ क्या ये बता। यार ऐसा लगा मानो सामने कोई खड़ा है। यार एडी, तू तो जानता ही है ना मैं डरता नहीं हूं जल्दी, लेकिन अचानक से कुछ था जो एकदम से ही गायब हो गया। तभी एडी ने बोला, अरे यार तुम्हारी भी हद है। आज पता नहीं तुम सबको हो क्या गया है। अभी तो सफर शुरू किया है, किसी को अजीब लग रहा है तो किसी को साया दिख रहा है। चुपचाप आगे बढ़ो, पूरा रास्ता रिकॉर्ड करके घर भी जाना है। चलो आगे। कार फिर आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद एडी, जो कैमरे से बाहर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक ही डर से कांप उठा। उसे कुछ पेड़ों के पास उल्टे लटकी हुई लाशें नजर आईं, जिनकी घुड़ती हुई आंखें उसे ही देख रही थी। अचानक ही सब गायब हो गया। एडी भी हंसा डर चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आंखों का धोखा मान के वो चुप ही रहा। वो बता देता तो सभी वापस चले जाते। आगे बढ़ने के लिए उसने अपना मुंह बंद रखा। कुछ वक्त बाद एडी चिल्लाया, रुको रुको अमन, सभी नीचे उतरो, मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ नजर आया है। वहां देखो, हवेली ऐसा कुछ है। वो सभी कार के नीचे उतरकर एक साथ टॉर्च के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। कुछ पेड़ों को पार करते ही उन्हें उस जंगल में एक सुनसान हवेली नजर आई। सुनसान पड़ी वो हवेली को जंगली बैलों के साम्राज्य ने अपने आगोश में ले रखा था। बाहर से भी वो काफी भयंकर दिखाई दे रही थी। चलो इस हवेली में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। हाँ देखते हैं। एडी पर यह समझ नहीं आ रहा कि यह हवेली यहाँ इस सुनसान जंगल में कैसे। तभी जिया बोली, पता नहीं, पर मुझे लगता है हमें इस हवेली में नहीं जाना चाहिए। कुछ अजीब सा डरावना एहसास हो रहा है। करण, जो कि सबके आगे खड़े होकर कब से अपनी टॉर्च से इस हवेली को देख रहा था, तभी बुरी तरह कांपते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस हवेली के ऊपर एक कमरे की खिड़की पर
कोई महिला नजर आई जो लाल साड़ी में सजी थी। जब उसने फिर से उस और टॉर्च घुमाई, उस खिड़की पर अब कोई भी नहीं था। क्या हुआ करण, इतने काम क्यों रहे हो? जिया के पूछने पर करण ने बताया, जिया, दरअसल वहां ऊपर की मंजिल पर कोई महिला मुझे काफी गुस्से में देख रही थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थी, लेकिन ना जाने अब वो कहाँ गई। एडी ने कहा, अरे यार करण, लगता है कोई हवेली में रहता होगा। तुम फालतू ही डर रहे हो, तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। चलो अंदर चलते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, और तुम लोग खुद ही डर रहे हो। हवेली के बाहर कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। वो सभी आगे बढ़े। हवेली का विशाल दरवाजा मकड़ी की जालों से भरा पड़ा था। उन्होंने वो दरवाजा खोला। उस दरवाजे की भयानक आवाज उस हवेली में गूंज उठी। हवेली काफी बड़ी और 5 मंजिला थी। सभी मंजिल में 10 से 12 कमरे बने हुए थे। हर जगह मकड़ी के जाले थे। अजीब है यार, इतनी बड़ी हवेली और किसी का नामो निशान भी नहीं है। हाँ यार, किसी राजा महाराजा की लगती है, अमन ने कहा। तभी वहां पर कुछ पेंटिंग से बनाई गई तस्वीरें दिखाई दी। वहां कुछ लोगों की तस्वीरें थीं जिनके ऊपर कुछ कीड़े रेंग रहे थे। एडी ने कहा, हर एक मंजिल पर जाकर चेक करते हैं। तुम बाकी अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करना। हम सभी एक मंजिल पर अकेले जाएंगे ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। हमें बताना है लोगों को कि इस रास्ते और इस हवेली में कोई प्रेत व्रेत नहीं घूमते। ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं बस। सभी के सभी एक एक मंजिल पर चले जाते हैं। पहले पे करण होता है, दूसरे पे एडी होता है, तीसरे पे अमन होता है, चौथे मंजिल पे जिया होती है, और 5वीं पर वो सभी साथ जाने वाले थे। एक अजीब सी बात थी, हर एक मंजिल की सीढ़ियों पर दरवाजे लगे हुए थे। मतलब कि दूसरी मंजिल या उसके ऊपरी मंजिल पर जाने पर दरवाजा खोलना पड़ता था। सभी कमरों को तलाशने लगे। करण को सबसे लास्ट वाले कमरे से रोने की भयानक आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कोई महिला बहुत तेज तेज रो रही है। वो टॉर्च लिए आगे बढ़ा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसे अंधेरे में उस कमरे में एक रोती हुई महिला नजर आई। सिर नीचे झुकाए, लाल साड़ी पहनी हुई वो औरत लगातार रोए जा रही थी। करण के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ा। कौन हो आप यहां पर रो क्यों रही हो? मेरी हवेली में कोई 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 घुस आया है, वो ये कहकर और जोरों से रोने लगी। इस बार उसके रोने की आवाज सबको सुनाई दी। सभी अपनी मंजिल से नीचे आने लगे। तभी पहले खुले हुए वो मंजिल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने कई कोशिशें करी पर वो नहीं खुले। वो इन मंजिलों पर फंस गए थे। करण ने आगे पूछा, कौन घुस आया आपकी हवेली में, बताइए। तुम सभी, उस औरत ने उसका सिर ऊपर किया। वो वही औरत थी जिसे करण ने ऊपरी मंजिल की खिड़की पे देखा था। अब उसका असली रूप देखकर वो पूरी तरह कांप उठा। लाल साड़ी पहने हुई, घुटनों तक लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे, चेहरा आधा जला और सड़ा हुआ जिसमें से कीड़े बाहर आ रहे थे, माथे पे काली बिंदी, बड़ी नथनी पहने हुई, आंखों से खून निकलता हुआ। उसका सर चारों ओर घूमने लगा। वो चीखने लगी, वो रो रही थी, वो गुस्से में थी। आज तुम सभी मरोगे। इस हवेली में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो हवा में उड़ी, अपने बड़े नाखून खोलकर करण पर टूट पड़ी। उसने अपने नाखून करण के गले के बीच गड़ाकर उसे बीच में से फाड़ दिया, और उसे फाड़ने के बाद उसकी आंखें बड़ी बेरहमी से नोचने लगी। करण की चीखें सुनते ही सभी बुरी तरह से कांप उठे थे।
क्योंकि वो भयंकर तरीके से चिल्ला रहा था। उसने करण को बड़ी बेरहमी से मार दिया और उसका सर काटकर हवेली के नीचे फेंक दिया। वो अब भी जोरों से रोए जा रही थी। उसने मुंह से भयानक बड़ी जबान बाहर निकाली। करण का खून उस जुबान पर चखकर उसे पीने लगी। तभी करण का मरा हुआ शरीर हवेली में चारों ओर उड़ने लगा। उसका मरा शरीर देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके आंसू भी निकल आए थे। करण के शरीर से उसकी सारी आंतड़ियां नीचे गिर रही थीं और लगातार खून बह जा रहा था। उसका सर कटा हुआ जो कि नीचे पड़ा हुआ था, उसके भी आंखें नहीं थी। तभी एकदम से करण का शरीर फट पड़ा। उसके शरीर का सारा रक्त उन हवेली की दीवारों पर जाकर बस गया। कुछ खून की बूंदें उन तीनों पर भी आकर गिर गईं। तभी वो औरत चिल्लाई, मेरी हवेली में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम सबका यही हाल होगा। और अभी रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ भयानक मौत कहते किसे है।